आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बिग ब्रेकिंग की शुरुआत बड़ी खबर के साथ ही कर रहे हैं कि 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले के 22 साल अब पूरे हो चुके हैं। संसद पर आतंकी हमले की बरसी पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और अन्य नेताओं ने शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि 22 साल पहले आज के ही दिन आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने शीतकालीन सत्र के दौरान संसद को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय जवानों ने उसे पूरा नहीं होना दिया था, जिसमें भारतीय जवानों ने अपनी शहादत दे दी थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन तमाम शहीद परिवारजनों से भी मिले हैं, शहीद जवानों के परिवार वालों से भी मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है। 2 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रही होंगी नई दिल्ली से, जहां पर फैमिली मेंबर्स खड़े हैं, यानी कि परिवार के वो लोग जिनके अब पुत्र, बेटा, पति इस दुनिया में नहीं है, यानी कि वो जवान जो अब जिनकी शहादत हो चुकी है। 22 साल पूरे हो गए। लोकसभा में शीतकालीन सत्र जब चल रहा था, उस दरमियान जैश-ए-मोहम्मद के वो ताबड़तोड़ एम्बेसडर गाड़ी में जब आए थे, 2 एम्बेसडर भर के, वो तमाम आतंकवादी जब संसद भवन को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन कहते हैं कि भारत के जवान अगर मौजूद हों तो क्या कोई आंख उठाकर देख भी सकता है? नहीं देख सकता है। उनकी जो मंशा थी उस पर पानी फेरा हमारे जवानों ने, उनको जो प्लानिंग थी उस पर पानी फेर दिया हमारे जवानों ने और वहां से भाग निकाले गए। यानी कि जवानों की शहादत तो जरूर हुई, लेकिन संसद में बैठे वो तमाम सांसद सुरक्षित रहे, संसद भवन सुरक्षित रहा, उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया हमारे जवानों ने। आज 22 साल पूरे हो गए हैं। 22 साल के बाद भी आज भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की उन तमाम बड़े दिग्गजों ने, तमाम लोगों ने। इन तस्वीरों में भी आपको दिख रहे होंगे, सोनिया गांधी आपको दिख रही हैं पुष्प अर्पित करते हुए, भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं। उसके बाद तमाम कांग्रेस के लोग वहां पर मौजूद हैं, नरेश उत्तम वहां पर मौजूद हैं और साथ ही आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति भी मौजूद दिखे। और 22 साल इस पूरे हो गए हैं। उस काले पन्ने को, इतिहास को, वो तो दर्ज हो गया, काले पन्ने में ही दर्ज हुआ। लेकिन और अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज नई सरकार की ताजपोशी होनी है। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मोहन यादव सुबह 11:30 बजे, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय दोपहर 2 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी है। मंच की ये सीधे तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है। भव्य समारोह का आयोजन होगा आज, क्योंकि 163 वोटों से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सरकार बनाई है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने बम्पर जीत पाते हुए इस बार भगवा रंग कायम रखा है। छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में, जहां पर मध्य प्रदेश में आज मोहन यादव सुबह 11:30 बजे, आज से अभी से सिर्फ आधे घंटे और बाकी हैं, जब मोहन यादव आपको शपथ ग्रहण समारोह करते हुए या शपथ लेते हुए दिखाई पड़ेंगे। और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की बात करें तो 2 बजे सीएम पद की शपथ होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्री शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। एमपी में मोहन भागवत के साथ साथ राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, जो कि डिप्टी सीएम उतारे गए हैं इस बार, वो भी डिप्टी सीएम भी पद की शपथ होगी। जबकि छत्तीसगढ़ में विजय शर्मा और अरुण साव को डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई जाएगी। अच्छा, पहले मध्य प्रदेश इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, इन तीनों लोगों को दोनों जगह पर शिरकत करना है। इसलिए पहले मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, उसके बाद 2:30 बजे छत्तीसगढ़ में समारोह आयोजित किया जाएगा। और 15 तारीख की बात करें राजस्थान की मरुधरा की, तो 15 दिसंबर को वो दिन भी आएगा जब राजस्थान में भी भव्य समारोह होगा, जिसमें ये तीनों लोग शिरकत करेंगे।
मध्य प्रदेश के इतिहास का वाकई आज गौरवशाली दिन है। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, निवर्तमान मुख्यमंत्री जिन्होंने विकास के नए आयाम गढ़े माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के विकास के कामों को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते से नई शपथ लेने जा रहा हूं। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को आश्वस्त करूंगा कि निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में जिस ढंग से देश उन्नति कर रहा है, मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलेगा। और कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू के खिलाफ आयकर विभाग का एक्शन लगातार जारी है। अब तक उनके ठिकानों से करीब 355 करोड़ कैश बरामद हुए हैं। कैश की मशीनें थक गई हैं, लेकिन पैसे कम नहीं हो रहे हैं, कैश मिलने कम नहीं हो रहा है। उड़ीसा के बोलांगीर जिले में देशी शराब निर्माण इकाई से संबंधित परिसरों पर भी छापेमारी के बाद अब आयकर विभाग की नजर सांसद धीरज साहू के रांची स्थित आवास पर है, जहां इनकम टैक्स की रेड जारी है। आयकर विभाग की टीम को शक है कि कहीं सांसद धीरज साहू ने जमीन के भीतर खजाना तो नहीं छिपा रखा है। यही वजह है कि उनके घर समेत परिसरों पर लगातार 8 दिनों से इनकम टैक्स के अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल धीरज साहू के घर को मंगलवार की देर शाम की जीओ सर्विलांस सिस्टम के जरिए खंगाला गया। आयकर विभाग की टीम को शक था कि जमीन के अंदर रुपए और जेवरात छिपे हो सकते, और यही वजह है कि टीम ने इस तकनीक का सहारा लिया। जीओ सर्विलांस सिस्टम की मदद से हो रही है छापेमारी के बाद सांसद धीरज साहू के आवास पर हलचल अब बढ़ गई है। यही वो तस्वीरें हैं, एक अलमारी नहीं, 2 अलमारी नहीं, 3 अलमारी नहीं, 4 अलमारी नहीं, सीधे 8 अलमारियां मिली, जिसमें कैश लबोलब भरा था, ऊपर से नीचे तक सिर्फ गड्डियां। ये तस्वीरें 2 अहम। पहली तस्वीर जब उन कैशों को निकाला गया और काउंटिंग के लिए लोग बैठाए गए, मशीनें थक गई, लोगों के हाथ थक गए, लेकिन कैश है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये तो और महादेव बैटिंग ऐप मामले में रवि उप्पल को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे भारत लाने की अब तैयारी की जा रही है। रवि उप्पल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी था। रवि उप्पल महादेव बैटिंग ऐप को लॉन्च करने वाले सौरभ चंद्राकर का राइट हैंड माना जाता है। अब आपको यह भी बता दें कि बैटिंग ऐप आप सोच रहे हैं, दरअसल ये गैम्बलिंग ऐप है जहां पर सट्टेबाजी की जाती है, और ये तब आया निकलकर सामने जब सौरभ चंद्राकर की शादी थी और इन्होंने तमाम सेलिब्रिटीज को इनवाइट किया था, करोड़ों में अपनी शादी की थी, और बोला गया था कि तमाम सेलिब्रिटीज को कैश में पेमेंट दिया गया था, तब ये सामने निकल कर आया। लेकिन अब रवि उप्पल को, जिसके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस जारी था, उसको अब भारत लाया जाएगा, जो कि सौरभ चंद्राकर का राइट हैंड माना जाता है। माना जा रहा है कि रवि उप्पल की गिरफ्तारी के बाद भारत की जांच एजेंसियां सौरभ चंद्राकर के बेहतर करीब पहुंच गई हैं। और जम्मू कश्मीर में आनंद मैरिज एक्ट को लागू करने की लंबित मांग अब पूरी हो गई है और शासन ने आनंद मैरिज एक्ट को लागू कर दिया है। सिख समुदाय लंबे समय से इसकी मांग कर रहा था। कौन सी मांग कर रहा था? दरअसल आनंद मैरिज एक्ट की सिख समुदाय बहुत लंबे समय से मांग कर रहा था, और यह एक्ट सिख विवाहों को कानूनी मान्यता और सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे सिख जोड़ों को अपने धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं के अनुसार विवाह को संपन्न करने की अनुमति मिलती है। साथ ही यह सुनिश्चित होता है कि विवाह कानूनी रूप से वैध है, यानी कि वैलिड है। तो आनंद मैरिज एक्ट को आखिरकार अब परमिशन मिल गई है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी
का दौर जारी है क्योंकि दिसंबर का महीना है और मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी हुई। बर्फबारी से चमोली में मौसम बदलने के साथ ही ऊंचाई वाले इलाकों में चारों ओर बर्फ की चादर बिछ गई है। चमोली में बद्रीनाथ धाम की बात कर ले, हेमकुंड साहिब की बात कर ले या फिर फूलों की घाटी, विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली और चोपता में बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है। तो वहीं लेकिन अब बर्फबारी के बाद नजारे भी काफी सुंदर लग रहे हैं, पर्यटक भी काफी आकर्षित महसूस कर रहे हैं और यही वजह है कि दिसंबर और जनवरी के महीनों में तमाम जगह पे जहां पे बर्फबारी होती है, जहां पर पर्यटक की वो स्थल होता है, वहां पर तांता लग जाता है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में मौसम के करवट बदलते ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। पहाड़ की वादियां बर्फ की सफेद चादर से लिपटी हुई हैं। चमोली के ओली में जमकर बर्फबारी हुई, जिसके बाद ओली के नजारे और सुंदर हो गए हैं। वहीं बर्फबारी का सैलानी भी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। ओली में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। काफी अच्छा और खुशी का माहौल है यहाँ पर। सभी व्यापारी जो यहाँ पे पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने काफी तैयारियां की थी क्रिसमस को और न्यू ईयर को लेके। तो यहाँ आज बहुत ही खुशी का माहौल है। जो ये मौसम परिवर्तित हुआ और तेज बर्फबारी हो रही है, हम यहाँ से सभी का आग्रह करते हैं कि सभी पर्यटन आए। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी हुई है और पूरी बद्रीपुरी में चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। वहीं बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के कार्य भी बाधित हो गए हैं। इस बार प्रशासन का टारगेट था कि बर्फबारी से पहले ही बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कार्यों को लगभग पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया और एक बार फिर से बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी से मास्टर प्लान के सभी काम प्रभावित हो गए हैं। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी शुरू हो गई है। आप देखिए किस तरीके से ऊंचाई वाले इलाकों में इस समय बर्फ की सफेद चादर यहाँ पे बिछ चुकी है। पेड़ों पर आप देखिए बर्फ की सफेद चादर जम चुकी है और जो पहाड़ों में मौसम विभाग ने कहा था कि अगले कुछ दिन मौसम बदल सकता है, वो पूर्व अनुमान सटीक साबित हुआ, यहाँ पे नजर आया। और अब जो कारोबारी हैं, जो पर्यटक हैं, जो औली आना चाहते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर है कि क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले एक बार फिर से पहाड़ों में मौसम बदल गया है और बर्फबारी शुरू हो गई है। सुबह शाम के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। रुद्रप्रयाग के चोपता में भारी बर्फबारी हुई है। चोपता को वैसे भी भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है और यहाँ सर्दियों में खूब टूरिस्ट आते हैं। अब यहाँ हुई बर्फबारी के बाद नजारे काफी खूबसूरत लग रहे हैं और टूरिस्टों की आमद बढ़ने की उम्मीद है। बर्फबारी के बाद फसलों को भी खासा फायदा होगा। उत्तरकाशी के हर्षिल में भी स्नोफॉल हुआ है और पूरी घाटी दूध सी सफेद हो गई है। इसके साथ ही यमुना घाटी के साथ ही गंगा घाटी में भी जमकर बर्फबारी हुई है। गंगोत्री धाम में भी भारी बर्फ गिरी है और रुक रुक कर बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड के कई टूरिस्ट प्लेस में बर्फ गिर चुकी है और कई जगह पर स्नोफॉल का इंतजार है। इस बार क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले ही पहाड़ों में अच्छी खासी बर्फबारी हो गई है। क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने वाले सैलानियों के लिए ये अच्छी सौगात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हमास के बचे हुए आतंकवादी अब सिर्फ 14 दिन तक और जिंदा रहेंगे क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर अमेरिका का दबाव है कि अगले 2 हफ्तों के अंदर हमास का दी एंड करना है। नेतन्याहू ने भी हमास के जिंदा बचे हुए लड़ाकों को आखिरकार अल्टीमेटम दे ही दिया कि वो शनिवार के नाम पर जान ना गंवाए बल्कि फौरन सरेंडर कर दे, नहीं तो उनकी लाशों को कब्र भी नसीब नहीं होगी। रिपोर्ट देखिए।
हमास अब पूरी तरह खल्लास। इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार की मौत हमास के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी, क्योंकि हानिया और सिनवार खत्म तो हमास खत्म। और हमास की 2 एंड की तारीख अब तय हो चुकी है। अमेरिका ने इजरायल को जंग जल्द खत्म करने का अल्टीमेटम दे दिया है। नेतन्याहू ने बता दिया है कि हमास का आखिरी लड़ाका किस दिन मौत के घाट उतारा जाएगा। इजरायल ताल ठोक कर कह रहा है कि बीते 2 महीने में वो हमास के करीब 7,000 लड़ाकों को मौत की नींद सुला चुका है। और अब नेतन्याहू ने हमास के बाकी बचे लड़ाकों को फाइनल वार्निंग दे दी है। उन्हें 2 टूक कह दिया है कि वो जिंदा बच सकते हैं, मगर उसके लिए उन्हें इजरायल से हारना होगा। नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के लड़ाकों के पास बस 2 ही विकल्प हैं, या तो इजरायल की सेना के आगे सरेंडर कर दें, या फिर इजरायल के फौज की गोलियों से अपना सीना छलनी करवा लें। नेतन्याहू का कहना है कि हमास के सैकड़ों लड़ाके इजरायल के चंगुल में हैं। वो या तो इजरायल की सेना के आगे आत्मसमर्पण कर चुके हैं, या फिर इजरायल की फौज के हत्थे चढ़ चुके हैं। בימים האחרונים עשרות מחבלי חמאס נכנעים בפני כוחותינו. הם מניחים את נשקם, הם מוסרים את עצמם לידי לוחמינו הגיבורים. זה ייקח עוד זמן, המלחמה בעיצומה, אבל זה תחילת הסוף של חמאס. ואני אומר למחבלי חמאס, זה נגמר. אל תמותו בשביל סינואר. תיכנו, עכשיו. कुछ दिन पहले गाजा पट्टी से हमास के दर्जनों लड़ाकों के इजरायल के आगे घुटने टेकने की तस्वीरें भी सामने आई थी। उन तस्वीरों में हमास के लड़ाकों के शरीर पर अंदरूनी कपड़ों के सिवा कुछ नजर नहीं आया था। वीडियो में वो अपने हथियार फेंकते दिखे, मगर इस बार नेतन्याहू ने खुद अपने मुंह से हमास के लड़ाकों को धमकी दे डाली है कि अगर उन्होंने एक पल की भी देर की तो इस तरह अपनी जान बचाने का मौका भी नहीं मिलेगा। नेतन्याहू पर इस वक्त डबल प्रेशर है, एक खुद अपने देश में और दूसरा अमेरिका का। नेतन्याहू खुद को इजरायल को उसके दुश्मनों से बचाने वाले नेता के तौर पर पेश करते आए हैं और उनकी यही इमेज उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी इसी छवि के दम पर वो लंबे वक्त तक इजरायल की सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। मगर 7 अक्टूबर की तारीख ने उनकी साख पर ऐसी कालिख पोती कि वो धुले नहीं धुल रही। ऐसे में नेतन्याहू पर अपने देश में अपनी मजबूत नेता की छवि वापस खड़ी करने का दबाव है और उसके लिए उन्हें हमास को जल्द से जल्द खत्म करना ही होगा। लेकिन इसके साथ खबर यह भी है कि नेतन्याहू पर बाइडन भी आग बबूला है। अमेरिकी मीडिया में खबर छाई हुई है कि अमेरिका ने इजराइल से साफ साफ कह दिया है कि अब उसके पास हमास से लड़ने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका इस लड़ाई में इजरायल का खुलकर साथ दे रहा है और गाजा पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमलों में करीब 18,000 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 20 लाख से ज्यादा आबादी में लगभग 90% लोग अपने घर छोड़कर भाग चुके हैं। इस वजह से पूरी दुनिया, खास तौर पर मुस्लिम देश, गाजा की तबाही के लिए अमेरिका को कसूरवार ठहरा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसलिए अमेरिका ने इजरायल को 2 टूक कह दिया है कि किसी भी सूरत में इसी महीने के आखिर तक युद्ध खत्म हो जाना चाहिए।
जिले के नाथद्वारा नगर की मुख्य चौपाटी पर नगर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के उप मुख्यमंत्री बनने पर आतिशबाजी की और नारेबाजी कर मिठाई भी बांटी। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता के साथ महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी मौजूद थी। आतिशबाजी के दौरान चौपाटी पर जमा हुए कचरे के बाद नगर अध्यक्ष प्रदीप काबरा और उनकी टीम ने झाड़ू लगाकर एक जगह एकत्र कर सफाई का संदेश भी दिया। और चूरू में दबंगों की दबंगई सामने आई है। यहां शराब के नशे में बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार से मारपीट की। परिवार की युवती ने घर के बाहर शराब पीकर गाली गलौज कर दबंगों को टोक दिया तो आरोपियों ने युवती के साथ अभद्रता की और मारपीट की। जब परिवार के लोगों ने उनका विरोध किया तो बदमाशों ने परिवार के लोगों के साथ भी मारपीट की और परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद परिवार ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो बदमाशों ने घर में घुसकर पहले तो युवती के साथ गाली गलौज मारपीट की, फिर परिवार वालों से भी गाली गलौज किया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। और कोटा के नयापुरा सर्कल के पास दिन दहाड़े कार से 1.5 लाख की चोरी के मामले में लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। लाइव तस्वीरें सामने आने के बाद भी कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। वारदात को 1 हफ्ते से भी ज्यादा का समय बीत गया है पर पुलिस अभी तक मामले का खुलासा नहीं कर पाई है। चोरी की इस वारदात में लाइव तस्वीरें भी सामने आई थी। पीड़ित बस संचालक ने थाने में सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध करवाए थे लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया। लोग हैं जो यहाँ पे हम थाने में बार अवगत करा चुके हैं, लिखित में रिपोर्ट भी दे चुके हैं उन लोगों की, लेकिन थाने प्रशासन की तरफ से हमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी तक थाने से हमें एक मैसेज तक नहीं आया कि हमारी कार्रवाई हुई या नहीं हुई, हमारी रिपोर्ट पे उन लोगों ने क्या एक्शन लिया। अभी तक हमें किसी भी तरह का कोई भी थाने के जरिए कोई क्लू नहीं दिया गया है। उल्टा हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज जगह जगह से जुटा के सबूत एक इकट्ठा करके थाने वालों को पेन ड्राइव में हम लोग दे चुके हैं, बट हमें हर तरह से अभी तक निराशा मिली है। हमारे पैसे पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक हमें किसी भी प्रकार के किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से उन्होंने नहीं मिलाया। हम जो भी कर रहे हैं अपने स्तर पर कर रहे हैं, रात दिन हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन हमें अभी तक निराशा हाथ लगी है। प्रशासन की तरफ से हमें अभी तक कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दिया है जिससे हम लोग ये तसल्ली कर ले कि हमारे कार्रवाई हो रही है या हमारे लेके कोई कार्रवाई कर रहे हैं या हमें कोई सबूत दिया गया हो। अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, लोग हो रही थी गाड़ी, अब किस तरीके से खोला ये पता नहीं है। 1.5 लाख रुपए निकाल लिए इसके अंदर। रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? जी, हमने रिपोर्ट दर्ज कराई नयापुरा थाने के अंदर। उन्होंने एक जवान भेजा था अभय कमांड के लिए, सारे कैमरे चेक किए, वहाँ से सीसीटीवी कैमरे में पूरा आ गया, चेक कर लिया उन्होंने, वीडियो उनके पास है। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। एसपी ऑफिस गए थे, वहाँ पे भी अपने एडिशनल एसपी और एसपी साहब को विज्ञापन दिया। उन्होंने कहा था कि ठीक है हम करवाएंगे जांच। और मनोनीत उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने अपने निवास पर लोगों से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री मनोनीत किए जाने के बाद से ही समर्थकों का बैरवा के निवास पर तांता लगा हुआ है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा इस समय में मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। यहाँ उनके निवास पर आज काफी लोग स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो प्रेमचंद जी मैं ये जानना चाहूंगा किस तरह की प्राथमिकताएं जो है आप तय करेंगे, क्योंकि जिस तरह से डिप्टी सीएम का जो अब आपको दायित्व मिला, क्या कुछ आपके आगे प्रायोरिटीज जो है वो रहे? ऐसा है, जिस तरह से 5 साल में कांग्रेस गवर्नमेंट जिस तरह झूठ बोल के राजस्थान में आई थी, किसानों को झूठ बोला कर्जा माफ करने के लिए, बेरोजगारों को कहा आपको बता देंगे, ऐसे झूठे वादे करके जो राजस्थान में आई और 5 साल तक कुर्सी की लड़ाई में लड़ती रही। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो इसलिए आई है कि इन्होंने 5 साल में ऐसा इस राजस्थान को पीछे कर दिया। और जो महिला उत्पीड़न है, दलित अत्याचार है, ये हिंदुस्तान में नंबर 1 राजस्थान प्रदेश रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देखा होगा, कभी भी जो कहती है वो करती है और जो नहीं कहती है वो भी करके दिखाती है। इसलिए अब आने वाले भविष्य में मैं इस राजस्थान में दलित अत्याचार पे, महिला उत्पीड़न में और 36 कौमों को साथ लेके हर वर्ग के लिए काम करेंगे।
अच्छा, आपको पहले से जानकारी थी या मतलब ये जो नाम जिस तरह से सीएम का आया वैसे ही आपके भी? मैं कभी भी, मुझे किसी भी चीज की भारतीय जनता पार्टी में जानकारी नहीं रहती है। जब मैं 2013 में विधायक बना था, टिकट मिला था, उसकी भी जानकारी नहीं थी, और फिर मेरे 17 में मिला, उसकी जानकारी नहीं, और अभी मिला उसकी भी मुझे जानकारी भाभी जी की बैठक में बैठा था, वहाँ आई थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता रहता, उसकी मॉनिटरिंग ऊपर होती रहती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सोच समझ के हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है, हर वर्ग के कार्यकर्ता। कल पर्यवेक्षकों के दल ने जिस तरह से नामों की घोषणा की, भजन लाल जी को सीएम और आप लोग को डिप्टी सीएम बनाया, किस तरह से इस पूरे आप जो है पदों को देखते हैं? मैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का, और राजस्थान प्रदेश का नेतृत्व सीपी जोशी जी का, वसुंधरा जी का, और जितने भी हमारा प्रदेश नेतृत्व है, सबका मैं आभारी हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे जो जिम्मेदारी है, निश्चित रूप से उन पे खरा उतरूंगा और भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान के प्रदेश के लिए काम करूंगा। शपथ को लेकर के क्या तैयारी की जा रही है? शपथ जो है बताई जा रही है, अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन हो सकता है 15 तारीख को हो जाए, क्योंकि माननीय हमारे सीएम साहब है, उनका बर्थडे भी है 15 को, तो हो सकता है। अच्छा सर, एक सवाल ये कि जिस तरह से जब इलेक्शन थे तो काफी वादे दावे आप लोग ने किए और आमतौर पर चुनाव में नेता करते भी हैं, कैसे जो है उन्हें पूरा करने की बात आप लोग? इस साल जो भारतीय जनता पार्टी की बात छोड़ो, कांग्रेस सरकार ने जो झूठे वादे किए वो एक भी पूरा नहीं हुआ, कहीं भी केवल घोषणा के अलावा कुछ नहीं हुआ। मेरी विधानसभा में देखो, जिला तो बना दिया, लेकिन उसका आप जाके देखो, एक भी अगर उसकी सड़क का खड्डा कई दबाव, पूरे शहर में कीचड़, हर जगह गांव में आप जा नहीं सकते हो। आप अगर छोटी मोटी गाड़ी से तो गांव में जा नहीं सकते हो, ये स्थिति है। तो केवल घोषणाएं की है इन्होंने, बाकी धरातल पे काम किया नहीं है। और भ्रष्टाचार नंबर 1 पे हुआ है। मेरे जल जीवन मिशन में इतना भ्रष्टाचार हुआ जिसकी कोई हद नहीं। जो तो प्रधानमंत्री जी के एक सपना है और सोच थी कि मैं हर घर को शुद्ध पेयजल पानी पहुंचाऊं, उसमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इसलिए ये कांग्रेस गवर्नमेंट को राजस्थान की पूरी जनता समझ चुकी थी, और जितना भ्रष्टाचार, खुली छूट इनके एमएलए को दे रखी थी और इन्होंने खुली लूट मचाई है। अब ये भारतीय जनता पार्टी है जो हर वर्ग को मुख्य धारा में लाने का काम। लेकिन जिस तरह से गहलोत जी ने कल बात कही, जिस तरह से गहलोत जी ने पिछले शासन में काफी कुछ जो है मुफ्त की घोषणाएं की है, भले बिजली फ्री देने की बात हो, पानी फ्री करने की बात, इन्होंने तो केवल 2 महीने में जो रेवड़ियां बांटी है वो उसको जनता पहचान रही थी। क्यों? अगर उनको कोई स्थायी काम करना होता तो इन 5 साल में करते। आपको पता है नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह की योजना लाते हैं कि वो किसी एक जाति या एक वर्ग के लिए नहीं। अगर ऐसी योजना लाते हैं कि हर घर में शौचालय बनेगा तो किसी की जाति नहीं देखी जाती है, किसी का धर्म नहीं देखा जाता है। आपको पता है अगर किसी को गेहूं दे रहे, किसी को अनाज मिल रहा है, किसी को अगर किसानों को पैसे मिल रहे हमारे, तो किसी भी वर्ग को ये नहीं देखता भाई इस घर में नहीं जाना चाहिए। उनकी योजनाएं धरातल तक होती है, लेकिन इस गवर्नमेंट की केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए, वोटों को बहकाने के लिए जिस तरह से रेवड़ियां बांटी थी वो सफल नहीं कर पाई। जनहित की योजनाएं तो जारी रखेंगे या फिर उनमें कुछ संशोधन होकर के जारी रखेंगे? बिल्कुल, जिन योजनाओं को इन्होंने बिगाड़ा निश्चित रूप से उसको सुधार होगा। प्रेमचंद बेरवा डिप्टी सीएम से हम बात कर रहे थे, यहाँ पर अपने समर्थकों के बीच है और यहाँ उनका स्वागत चल रहा। कल जिस तरह से उनके नाम की घोषणा हुई और मनोनयन हुआ, उसके बाद से ही जो उनके समर्थक हैं उनमें उत्साह की लहर जो है वो दिखाई दे रही थी। हमने जब उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जो कई ऐसी योजनाएं हैं उनको, जनहित की योजनाओं को जारी रखने की दिशा में उनके प्रयास होंगे। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ महेश दाधीच, न्यूज 18 जयपुर। और इसी के साथ ही रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए।